हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इतिहास के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है इसके अंदर एकीकरण के जो विषय में बात की गई उसमें जितने भी पहले एग्ज़ाम हो चुके उनके अंदर जो प्रश्न आए हैं या आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, जिन प्रश्नों की विशेष संभावना है। और अपना जो ये टॉपिक है इसमें अधीनस्थ बोर्ड व आरएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम इसमें चर्चा करेंगे। अपना हर एग्ज़ाम में राजस्थान एकीकरण से एक या दो प्रश्न कुटुब किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण या एकीकरण के बारे में सबसे पहले सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन था। एकीकरण के बारे में सबसे पहले जो सुझाव दिया उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड लिनलिथिगो। 1939 लॉर्ड लिनलिथिगो, इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जितनी भी देशी रियासतें हैं उन्हें एक बड़ी इकाई के अंदर शामिल कर लेनी चाहिए ताकि इनका सुचारू रूप से विकास हो सके। पर सभी देशी रियासतों के शासकों ने अपने हितों का ख्याल रखते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बात आती है कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। जुलाई 1945 वहां पर चर्चिल के स्थान पर एटली प्रधानमंत्री बने। राजस्थान के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उनका नाम था एटली। अब आगे हम बात करते हैं कि एटली ने 1946 में एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। अब प्रथम बार जो घोषणा हुई, प्रथम बार भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई 20 फरवरी 1946 को, और उसमें ये गाइडलाइन रखी गई कि भारत को आज़ाद कब किया जाएगा? जून 1948। अगर पूछा जाता है कि प्रथम बार भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई तो 20 फरवरी 1946, और भारत को आज़ाद करने की गाइडलाइन क्या रखी गई? तो जून 1948, यानी कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे और उस समय अपने यहाँ के एक वाइसराय थे, उनका नाम था वेवेल, लॉर्ड वेवेल। वेवेल ने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से और उनकी जगह नए वाइसराय आए, उनका नाम था माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचे, उससे पूर्व इंग्लैंड सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन का कार्य था कि वो एक संविधान सभा का निर्माण करे और संविधान सभा एक संविधान का निर्माण करे, फिर भारत के लोगों को उनकी सत्ता हस्तांतरण कर दी जाएगी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और उसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के द्वारा एक घोषणा की गई कि देशी रियासतें जितनी भी है उनकी स्थिति स्वतंत्र भारत में क्या होगी या किस स्थिति में वो होंगे, इसके बारे में देशी रियासतें अपनी भारत की उत्तराधिकारी सरकार से बैठकर निश्चित कर ले। इस घोषणा के कारण देशी रियासतों के द्वारा अलग अलग संघ बनाने के प्रयास होने लगे। हम राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में ऐसे प्रयास कुल 4 हुए। राजस्थान में अलग अलग संघ बनाने के जो प्रयास किए गए, कुल
4 बार प्रयास किया गया। सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा किया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, इन्होंने 3 बार सभी रियासतों का सम्मेलन बुलाया और इन्होंने सभी रियासतों को कहा कि हमें सभी को मिलकर एक इकाई बना लेनी चाहिए, नहीं तो स्वतंत्र भारत में अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस सम्मेलन के अंदर 22 रियासतों ने भाग लिया, मालवा, गुजरात और राजपुताने की रियासतों ने। पर राजपुताने की कुछ रियासतें ऐसी थी, बीकानेर, जोधपुर व जयपुर, उन रियासतों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और महाराणा के द्वारा जो प्रयास किया गया वो प्रयास असफल रहा। अगर पूछा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा ने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया तो राजस्थान यूनियन, पर वो असफल रहा। उनके बाद एक संघ राजस्थान संघ बनाने का प्रयास हुआ। यह किया गया जयपुर के मानसिंह द्वितीय, इनका भी ये प्रयास असफल रहा। अब तीसरा जो प्रयास किया गया हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कोटा के भीम सिंह द्वारा, यह भी असफल रहे। इनके बाद वागड़ संघ, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, यानी कि राजपुताने के अंदर अलग अलग संघ बनाने के 4 प्रयास हुए, राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ, हाड़ौती संघ व वागड़ संघ, चारों प्रयास असफल रहे। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया तो कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा। वो चाहते थे कि बूंदी, झालावाड़, कोटा वे इन तीनों को मिलाकर एक इकाई स्थापित कर लेनी चाहिए और इसका नाम हाड़ौती संघ दिया जाने, पर असफल हुए। उसके बाद वागड़ संघ बनाने का प्रयास डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। वो चाहते थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाना, पर वो भी असफल हुए। फिर बाद में जयपुर के मानसिंह ने राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया, वो भी असफल हुए। अगर हमें पूछा जाता है कि कुल कितने प्रयास किए गए तो 4 प्रयास, चारों असफल हुए। अब आगे हम बात करते हैं कि संविधान कैबिनेट मिशन ने निश्चित किया कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल होगा। तो उनमें 93 93 सदस्य देशी रियासतों से चुनकर आएंगे और बाकी का सभी का चुनाव होगा। अब एक तात्कालिक नरेंद्र मंडल के जो चांसलर थे उनका नाम था हमीदुल्ला। भोपाल के नवाब ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के शासकों को भारत में तीसरी शक्ति का दर्जा दिया जाए और सभी रियासतों से इन्होंने आग्रह किया कि जब तक हम अपनी ओर से संविधान सभा में सदस्य नहीं भेजेंगे कि तब तक हमें ये दर्जा नहीं दिया जाता है। और उन्होंने कहा सभी रियासतों को कि देखो और रुको की नीति अपनाई जाए। अब इनके ध्रुव विरोधी जो थे बीकानेर के शासक थे, उनका नाम था शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, उन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थायी कमेटी से इस्तीफा देकर अपनी ओर से सबसे पहले के.एम. पन्नीकर को बीकानेर रियासत की ओर से संविधान सभा में भेज दिया। उनका नाम था के.एम. पन्नीकर। भेजा किसने? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह।
कैम पन्नीकर को भेज दिया। अब दूसरी रियासतों ने भी अपनी ओर से विधानसभा में सदस्य भेजना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान ग्वालियर में 18 अप्रैल 1947 को पंडित नेहरू ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी रियासतें हैं वो अपनी ओर से विधानसभा में एक एक प्रतिनिधि भेजे, नहीं तो वो भारत की शत्रु मानी जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद सभी रियासतों ने इस विधानसभा में अपनी ओर से सदस्य भेज दिए और अब आता है कि भारत के जो वाइसराय थे माउंटबेटन ने इंग्लैंड सरकार को लिखा कि भारत की स्थिति अभी बहुत गंभीर है और हो सके जितना जल्दी भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र कर दिया जाए। माउंटबेटन जब भारत पहुंचे तो लॉर्ड इस्मे ने भारत की स्थिति देखकर कहा कि माउंटबेटन ऐसे समय ऐसे जहाज का संचालन करने जा रहे हैं जो जहाज समुद्र के बीच में खड़ा है, वह उसमें बारूद भरा हुआ है, उसके ऊपर आग लगी हुई है। ये कहा कथन लॉर्ड इस्मे ने। उनका कहने का मतलब ये था कि भारत की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि भारत के टुकड़े कितने होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही और कहीं जगह विद्रोह हो रहे थे। तो माउंटबेटन ने जब इंग्लैंड सरकार को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द जून 1949 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाए, तो पुनः एक प्रस्ताव लाकर घोषणा की गई 3 जून 1947 को कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। और एक घोषणा और उन्होंने की कि भारत पाक बंटवारा होगा। भारत पाक बंटवारा होगा। अब स्वतंत्रता का जो प्रारूप था उसके अंदर एक धारा 8 थी। धारा 8 के अंदर ये लिखा गया, ये उल्लेख किया गया कि इंग्लैंड सरकार भारत को केवल या भारतीय सरकार को ब्रिटिश शासित प्रदेश ही सौंप रही है, न कि देसी रियासतें। जितनी भी देसी रियासतें हैं वो सभी स्वतंत्र हैं। वो चाहे तो भारत में शामिल हो, वो चाहे तो पाकिस्तान में, वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। ये जो घोषणा हुई ये भारत के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई, क्योंकि सभी शासक स्वतंत्र हो गए कि अब उनकी इच्छा अनुरूप कार्य होगा। उस समय भारत को व पाकिस्तान को निर्देश दिया गया कि 14 अगस्त पहले या 14 अगस्त तक जितनी भी रियासतें हैं, देसी रियासतें, उनको या तो भारत में शामिल करना चाहते हो तो भारत में मिला लो, वे पाकिस्तान वाले जितनी हो सके जितनी पाकिस्तान में मिला लो। उसके बाद में एक निश्चित सीमा तय कर दी जाएगी कि इधर पाकिस्तान और इधर भारत है। अब भारत को 14 अगस्त 1947 की तारीख से पहले ये जितनी भी रियासत थी उनको भारत में मिलाना था। तो भारतीय सरकार ने विलय का कार्य राजनीतिक विभाग को सौंप दिया। राजनीतिक विभाग के एक सदस्य थे, उसका नाम था सर कोनार्ड कोरफील्ड। राजनीतिक विभाग के सदस्य का नाम था सर कोनार्ड कोरफील्ड। सर कोनार्ड कोरफील्ड भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। जितनी विदेशी रियासत थी उन्हें वो सुझाव दे रहे थे, उन्हें भड़का रहे थे कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ या तुम स्वतंत्र रह जाओ। इस बात का जब भारतीय नेताओं को पता चला तब सरदार पटेल, पंडित नेहरू व माउंटबेटन ने मिलकर एक अलग विभाग की स्थापना की। उसका नाम था विलय विभाग, रियासत विलय विभाग। रियासत विलय विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई।
रियासत विलय विभाग स्थापना 5 जुलाई 1947 को की। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल, सचिव वीपी मेनन। ये क्वेश्चन पूछा गया पटवार मेंस के अंदर कि रियासत विलय विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 और इसके अध्यक्ष सरदार पटेल, सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। अब इस विभाग के द्वारा 2 पत्र जारी किए गए। एक का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। उसका मतलब ये था कि कोई भी रियासत अगर भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती है तो वो इस पर हस्ताक्षर कर दे। मान लिया जाएगा कि वो नहीं तो भारत के साथ जुड़ना चाहती है और नहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती है। और एक पत्र था, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, जिसे विलय पत्र या जॉइनिंग लेटर के नाम से भी जाना जाता है। उस पर हस्ताक्षर करने पर यह मान लिया जाएगा कि ये रियासत भारत के साथ जुड़ना चाहती है। तो अब जितने भी देसी रियासतें थी उनको भड़काने वाला था हमीदुल्ला। वो सभी रियासतों को उन्होंने कहा कि जब तक हमें भारत में महत्वपूर्ण सम्मान नहीं दिया जाता है तब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब सरदार पटेल 5 जुलाई 1947 को उन्होंने सभी रियासतों को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी भी देसी रियासतें हैं वो भारत में शामिल हो जाए। हम रियासतों से केवल 3 विभाग की मांग कर रहे हैं, संचार, रक्षा व विदेशी मामले। बाकी जितने भी विभाग हैं वो रियासतों के पास रहेंगे। और उनके बाद 14 जुलाई 1947 को पंडित नेहरू ने सभी रियासतों को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी रियासतें हैं वो भारत में शामिल हो जाए। स्वतंत्र भारत के अंदर किसी भी रियासत को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं होगी। अब उनके बाद 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रियासतों को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी देसी रियासत के शासक वो भारत के अंदर शामिल हो जाए और उनके स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों के शासकों की आंतरिक प्रभुसत्ता का ख्याल रखा जाएगा। वाइसराय माउंटबेटन भारत के एकमात्र ऐसे वाइसराय हुए जिन्होंने सबसे अंतिम नरेंद्र मंडल को संबोधित किया था। अगर पूछा जाता है कि नरेंद्र मंडल को अंतिम बार किसके द्वारा संबोधित किया गया तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। कब किया गया तो 25 जुलाई 1947। 25 जुलाई 1947 नरेंद्र मंडल को संबोधित करते हुए माउंटबेटन ने कहा कि जितने भी देसी रियासत के शासक हैं वो भारत में शामिल हो जाए, उनकी स्वतंत्र भारत में आंतरिक प्रभुसत्ता का ख्याल रखा जाएगा। अब इस दौरान बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने मोहम्मद हमीदुल्ला का विरोध करते हुए जो विलय पत्र था उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिया। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा में सबसे पहले राजपुताने से किस व्यक्ति ने अपनी ओर से प्रतिनिधि भेजा तो वो है शार्दुल सिंह बीकानेर। और किसे भेजा तो के.एम. पन्नीकर। और विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे तो वो भी शार्दुल सिंह बीकानेर थे। शार्दुल सिंह बीकानेर ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। शार्दुल सिंह बीकानेर 7 अगस्त 1947। 7 अगस्त 1947 और इन्होंने हस्ताक्षर करते हुए कहा कि जितनी भी हिंदू रियासतें हैं वो सारी हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। अब क्या होता है कि एक शासक थे जोधपुर के जो युवा महाराजा उसी समय बने थे, उनका नाम था हनुमंत सिंह। नाम था उनका हनुमंत सिंह। हनुमंत
सिंह जोधपुर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे, तो हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह के पिता का नाम था उमेद सिंह। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज होता है लोगों के कि स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 3 जून 1947 और उस समय यहाँ के शासक थे, उसका नाम था उमेद सिंह। उमेद सिंह था जिनकी 9 जून 1947 को मृत्यु हुई थी। यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा के 6 दिन बाद अगर पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो वो था उमेद सिंह। और एकीकरण के समय या भारत की स्वतंत्रता के समय शासक कौन था, तो वो था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह के संबंध धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह वे हमीदुल्लाह के साथ अच्छे थे। तो हमीदुल्लाह हनुमंत सिंह को पाकिस्तान में मिलाने के लिए या उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था और हमीदुल्लाह अपने साथ हनुमंत सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना से भेंट करवाने के लिए ले गया। वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक खाली पेज दिया और कहा कि आपकी जो भी शर्तें हैं वो इस पर लिख दो और मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ, पर आप या तो 15 अगस्त 1947 को अपनी रियासत को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दो या फिर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ और हमारी ओर से हम जोधपुर सिंध रेलवे वो पूरा जोधपुर रियासत को दे दिया जाएगा और कराची बंदरगाह की सारी सुविधाएं जो जोधपुर रियासत की को ज़रूरत है या उनके अगर उससे कोई भी कार्य करने की ज़रूरत हो तो कराची बंदरगाह उनको पूरा दे दिया जाएगा और रियासत बाहर से अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए स्वतंत्र है और अकाल के समय जोधपुर रियासत को जो उनको आवश्यकता होगी उतना अनाज उपलब्ध पाकिस्तान सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। हनुमंत सिंह ने कहा कि इसके बारे में मैं अपने सामंतों से सलाह करूंगा। तब हनुमंत सिंह यहाँ पर आए और अपने सामंतों से उन्होंने सलाह ली तो सभी सामंतों ने इसका विरोध कर दिया और हनुमंत सिंह मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से पूछने गए। उनसे पूछा कि हमें कौन से देश के साथ जुड़ना चाहिए, भारत या पाकिस्तान। तो भूपाल सिंह ने कहा कि मैं ये निश्चित करने वाला कौन होता हूँ कि मैं भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ूंगा। मेरे पूर्वज यानी सांगा, कुंभा, प्रताप पहले निश्चित करके गए कि मैं भारत के साथ रहूँगा। अगर ये निश्चित करने वाला मैं खुद होता तो मेरे पास जूनागढ़ से भी बड़ी रियासत होती। अब उस समय जैसलमेर के शासक थे रघुनाथ सिंह। उनसे हनुमंत सिंह ने पूछा कि हमें किसके साथ जुड़ना चाहिए। तब रघुनाथ सिंह ने कहा कि हिंदू व मुस्लिमों में अगर संघर्ष होता है तो मैं सबसे पहले पक्ष हिंदुओं का लूँगा। अब हनुमंत सिंह गए और उन्होंने इन दोनों शासकों की बात सुनकर 9 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर दिए विलय पत्र पर। 9 अगस्त 1947। अब विलय पत्र पर राजस्थान में सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले थे धौलपुर के शासक उदयपान सिंह। उन्होंने जो हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947 को। उदयपान सिंह धौलपुर 14 अगस्त 1947। सबसे अंत में अगर पूछा जाता है कि विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए तो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा किए गए। कब किए गए? 7 अगस्त 1947। और इन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू रियासतें हैं वो सारी हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाए। और फिर आता है कि हनुमंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी भेंट की, उनसे मुलाकात की, पर उनके सामंतों के द्वारा विरोध करने के कारण इन्होंने 9 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंदर शामिल हो गए। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले थे उदयपान सिंह धौलपुर 14 अगस्त 1947। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये
एकीकरण से पूर्व की घटना है, यानी कि इसे हम कहते हैं विलय की पूरी घटना है। यहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रियासत विलय विभाग की स्थापना किसने की या कब की गई, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया और सचिव किसे बनाया गया, संविधान सभा में सबसे पहले अपनी ओर से प्रतिनिधि किसने भेजा, तो वो था के.एम. पन्नीकर को भेजा गया शार्दुल सिंह के द्वारा। और विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, तो शार्दुल सिंह बीकानेर, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे अंत में 14 अगस्त 1947 को उदयपान सिंह धौलपुर के द्वारा किए गए। अगर पूछा जाता है कि राजपूताने के शासक जो थे उनके द्वारा अलग अलग संघ बनाने के असफल जो प्रयास किए गए वो कितने थे, तो 4 प्रयास किए गए। नाम अगर पूछे जाते हैं तो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह ने, पर असफल हुए। राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया जयपुर के मानसिंह द्वितीय के द्वारा, पर वो असफल रहे। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास भीम सिंह के द्वारा किया गया, वो असफल रहे। और वागड़ संघ बनाने का प्रयास डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया, वो असफल रहे। यानी कि चारों प्रयास इनके असफल रहे। अब बात आती है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, कितनी रियासतों का किया गया। विलय हो चुका था। विलय के बाद भारत सरकार के द्वारा एक सभी रियासतों को सूचित किया गया कि वो रियासत स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित रह सकती है जिस रियासत के पास 1 करोड़ वार्षिक आय व 10 लाख जनसंख्या हो। अब राजस्थान का एकीकरण 19 रियासत व 3 ठिकाने को मिलाकर किया गया, पर इसमें 4 रियासतें ऐसी थी जिनके पास 1 करोड़ वार्षिक आय भी थी और 10 लाख जनसंख्या भी थी। 1 करोड़ वार्षिक आय, 10 लाख लोग जनसंख्या। अब इस शर्त को पूरी करने वाली जो रियासत थी वो थी 4: उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। बाकी जितने भी रियासतें थी उनके पास नहीं तो 1 करोड़ वार्षिक आय थी और नहीं 10 लाख जनसंख्या थी। अब क्या होता है, अब सभी रियासतों ने अपने अलग अलग इकाई बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि यहां पर आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4 रियासत और अपने जो एकीकरण किया गया 19 रियासत का किया गया और 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। ठिकाने जो थे 3 ठिकाने थे: निमराना, कुशलगढ़, लावा। लावा टोंक रियासत में था। नरूका राजवंश, बांसवाड़ा, राठौड़ वंश, अलवर, कछावा वंश। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ठिकाना कौन से चरण में मिलाया गया। ठीक है,
तो इसमें आपको याद रखना है कुणाल 214, कुणाल 214, नायनी निमराना प्रथम चरण में मिलाया गया, कोयनी कुशलगढ़ द्वितीय चरण में मिलाया गया और लेनी लावा चौथे चरण में मिलाया गया। अब यहाँ पर निमराना ठिकाना वे 4 रियासतों को शामिल किया गया। अब क्या होता है कि अलवर का उस समय एक शासक था, उसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह जो शासक थे उनके एक प्रधानमंत्री थे डॉक्टर खेर। तो उन दिनों भारत में एक बड़ी घटना हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। तो नाथूराम गोडसे जो था वो कुछ दिन पहले अलवर के अंदर रहकर गया था और अलवर के जो शासक थे वो हिंदू महासभा के अंदर सदस्य थे और डॉक्टर खेर जो था वो भी हिंदू महासभा का सदस्य था। तो भारत सरकार को शक हुआ कि हो सकता है कि अलवर का शासक व प्रधानमंत्री दोनों इस घटना के अंदर शामिल हो। तो इन दोनों को दिल्ली बुलाकर नज़रबंद कर दिया और यहाँ का जो शासन था वो भारत सरकार के अधीन में ले लिया गया। भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि भारत पाक बंटवारा हुआ, इसके जिम्मेदार भारत के कांग्रेस के नेता ये सत्ता हथियाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारत पाक बंटवारे के लिए मंजूरी दे दी। और उस समय जब भारत पाक विभाजन हुआ तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए। जब यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी और सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे, उन्हें कवर नहीं किया जा रहा था, तब भारत सरकार ने यहाँ का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। भरतपुर के जो प्रशासन नियुक्त किए गए उनका नाम था SN सप्रू और सेना का जो प्रमुख बनाया गया उसका नाम था कर्नल डिल्लो। इन दोनों को संभाला गया। और अब आता है धौलपुर व करौली। इन चारों रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, उसका नाम दिया गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ KM मुंशी के द्वारा दिया गया। मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया? KM मुंशी। KM मुंशी के द्वारा इसका नाम मत्स्य संघ दिया गया। प्रथम चरण का। अब यहां पर आता है कि राजधानी अलवर, उद्घाटन 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ दुर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि बहुत जगह आपको पढ़ने में मिलता है कि 17 मार्च 1949, बहुत जगह मिलता है 18 मार्च 1949। उसमें क्या रीज़न है कि उद्घाटन जो निश्चित किया गया था वो किया गया था 17 मार्च 1949, यानी कि यहाँ पर उद्घाटन कब होगा? 17 मार्च 1949 को होगा। पर भरतपुर के जो शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके भाई का नाम था मान सिंह। उन्होंने एक नारा दिया कि जाट झंडा खतरे में है और यहाँ के लोगों को भड़काया। तब यहाँ पर विद्रोह हो गया और उनका सहयोग, मान सिंह का सहयोग किसान नेता ठाकुर देशराज के द्वारा किया गया। तो उस दिन उद्घाटन नहीं हो पाया और फिर इन दोनों को बंदी बनाकर यहाँ की स्थिति को शांत किया गया, यहाँ के लोगों को शांत किया गया। और फिर बाद में 18 मार्च 1948 को नर हरि विष्णु गोडगिल के द्वारा यहाँ का उद्घाटन किया गया। राजधानी अलवर को बनाया गया। उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में 18 मार्च 1948 को किया गया और राज प्रमुख उदयपान सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख गणेश पाल। अब यहां का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत।
ये हुआ अपना प्रथम चरण, जिसका नाम दिया गया मत्स्य संघ के मुंशी के द्वारा, और इसकी जो आय थी वो थी 1.84 करोड़। अगर पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की कुल आय कितनी थी तो 1.84 करोड़ थी। अब क्या होता है कि अन्य जो रियासतें थी इन्होंने अपना एक संघ बनाया जिसमें आता है टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। एक ठिकाना था उसका नाम था कुशलगढ़। नकुल 214, 2 नंबर पर क्या आ रहा है, यानी कि दूसरे चरण में कुशलगढ़ को मिलाया गया। अब क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि तो किशनगढ़ व शाहपुरा रियासत को केंद्र शासित प्रदेश जो यहाँ पर था उसका नाम था अजमेर, इसमें मिला दिया जाए। पर शाहपुरा के जो शासक थे सुदर्शन देव, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि हम पूर्वी राजस्थान के साथ मिलेंगे। तो स्थानीय लोगों के विद्रोह को देखते हुए फिर बाद में भारत सरकार ने किशनगढ़ व शाहपुरा को पूर्वी राजस्थान के साथ जोड़ने का निश्चित किया और इसका नाम दिया पूर्वी राजस्थान संघ। राजधानी कोटा, राज प्रमुख भीम सिंह, कोटा। उद्घाटन कोटा 25 मार्च 1948 और ये उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया। अब इसके बाद आता है कि उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह व डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह दोनों को बनाया गया। अब यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया गोकुल असावा। गोकुल असावा ये थे शाहपुरा के पीएम। इसका नाम दिया गया पूर्वी राजस्थान संघ। 9 रियासत व एक ठिकाने को मिलाकर बनाया गया। उद्घाटन किया इसका नरहरि विष्णु गौडगिल ने 25 मार्च 1948 को और इसके राज प्रमुख बनाए गए कोटा के शासक भीम सिंह हैं और राजधानी कोटा को बनाया गया। और फिर बाद में आता है उपराज प्रमुख जो बनाए गए बूंदी के बहादुर सिंह व डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। अब इस समय बूंदी के शासक ने एक प्रस्ताव महाराणा के सामने रखा, मेवाड़ के महाराणा के सामने, कहा कि आप इस संघ में शामिल हो जाए। तब उन्होंने कहा कि जितने भी रियासतें हैं वो मेवाड़ में शामिल हो जाए, बल्कि मेवाड़ किसी भी रियासत में शामिल नहीं होगी। तो माणिक्यलाल वर्मा जो थे उसमें उन्होंने दिल्ली के अंदर अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि 20 लाख जनसंख्या का भविष्य मेवाड़ के महाराणा वे उनके प्रधानमंत्री निश्चित नहीं करेंगे। अब जब उदयपुर के अंदर एक गोलीकांड हुआ था, गोलीकांड के अंदर क्या होता है 5 अप्रैल 1948 को 2 छात्र थे आनंदी राम व शांतिलाल, दोनों की मृत्यु हो गई। और प्रजामंडल के नेताओं के द्वारा जो विरोध हुआ उसको देखते हुए मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि चलो मैं पूर्वी राजस्थान के साथ मिलने को तैयार हूँ। तब क्या होता है, पर उन्होंने कहा कि कुछ शर्तें हैं मेरी कि अब जो संघ बनेगा उसकी राजधानी उदयपुर होगा, राज प्रमुख मैं बनूंगा और पीवी पर्स
यानी कि जितने विदेशी रियासत के शासक थे उनको जो भत्ता दिया जाता था उसे वो कहा गया पीवीपर्स। पीवीपर्स जो निश्चित किया गया 10 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे 20 लाख अगर देती है भारत सरकार तो मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो यहाँ के अपने विलय विभाग के जो रियासती विलय विभाग के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, उन्होंने महाराणा को 20 लाख भत्ता देना निश्चित किया। और एक गोलीकांड हुआ था 5 अप्रैल 1948 को, शांतिलाल व आनंदीराम की जो मृत्यु हुई थी उस पर कोई जांच नहीं की जाएगी और महाराणा जो है मेवाड़ के उन्हें राजप्रमुख बनाया जाएगा और उदयपुर को राजधानी बनाई जाएगी। ये सारी शर्तें जब मंजूर की गई तो मेवाड़ के महाराणा ने तीसरे चरण में शामिल होने के लिए स्वीकृति दे दी। यहाँ पर पहला हुआ मतय संघ, दूसरा हुआ पूर्वी राजस्थान संघ, 2 चरण हो चुके। अब तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण के अंदर आता है उदयपुर। उदयपुर इस चरण को नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ और उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 पंडित नेहरू के द्वारा। यहाँ पर उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया, यहाँ पर भी गौडगिल के द्वारा किया गया और तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया गया वो पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। अब यहाँ का प्रधानमंत्री MLV माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरे चरण का जो उपराज प्रमुख बनाया गया कोटा के शासक भीम सिंह को बनाया गया। वे कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो बनाए गए बूंदी के शासक व डूंगरपुर के शासक को बनाए गए। अब इस दौरान कोटा के महत्व को बनाए रखने के लिए ये निश्चित हुआ कि प्रतिवर्ष एक बार कोटा के अंदर विधानसभा की बैठक बुलाई जाएगी ताकि कोटा का महत्व बना रहे। और इसी के साथ अपना तीसरा चरण पूरा। सिरोही रियासत, यहाँ पर एक रियासत आती है उसका नाम है सिरोही। ये गुजरात से स्पर्श करती है। तो भारतीय सरकार ने व गुजरात के लोगों ने मांग की कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर व सिरोही ऐसी रियासतें हैं जिनमें गुजरात व इन रियासतों में सांस्कृतिक या संस्कृति की समानता होने के कारण इन्हें गुजरात में मिला ली जाए, पर यहाँ के स्थानीय विरोध के कारण ईडर, दाता, विजयनगर, पालनपुर इन रियासतों को ही गुजरात में मिलाया गया। कुछ दिनों के बाद सरदार पटेल ने सिरोही जो रियासत थी इसे गुजरात एजेंसी में शामिल कर लिया गया। नाम था इसका सिरोही। सिरोही रियासत। अब आता है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर उदयपुर शामिल करने के कारण बना संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर 10 रियासत व 1 ठिकाना शामिल थे। और अब इसके बाद आता है कि जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, 4 रियासत व 1 ठिकाना अभी भी उनका विलय नहीं हुआ था। तो बीकानेर के शासक को जब पता चला कि मेवाड़ रियासत संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गई, तब उन्होंने एक पत्र लिखा बीकानेर के शासक साधु सिंह ने कि जो रियासत अंग्रेजों व मुगलों के सामने नहीं झुकी वो रियासत आज भारत सरकार के सामने कैसे झुक गई। अब क्या होता है, बीकानेर के शासक ने मांग की कि बीकानेर के झंडे को राष्ट्रीय झंडे के समान दर्जा
अगर भारत सरकार देती है तो मैं संयुक्त राजस्थान या व्रत राजस्थान के साथ शामिल होता हूँ, पर भारत सरकार ने इसके लिए इनकार कर दिया। उस समय एक समाजवादी दल के नेता थे जयप्रकाश नारायण, वे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने राजस्थान समिति आंदोलन की स्थापना की और उन्होंने भारतीय सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व जयपुर, इन चारों रियासतों को मिलाकर व्रत राजस्थान का निर्माण किया जाना चाहिए, नहीं तो हमारा दल बड़े रूप से या भव्य रूप से आंदोलन करेगा। अब उस दौरान क्या हुआ कि जयपुर के जो शासक थे मान सिंह द्वितीय, उनके प्रधानमंत्री थे टी कृष्णाचारी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा भारतीय सरकार के सामने कि राजस्थान को 3 इकाइयों में शामिल कर लेना चाहिए या 3 इकाइयों में एक अलग अलग इकाई बना देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भरतपुर व धौलपुर व भरतपुर दोनों को यूपी के अंदर शामिल कर देना चाहिए, वे जयपुर, टोंक, करौली इनको मिलाकर एक अलग इकाई बना दी जाए। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान बनाना चाहिए, इन तीनों को शामिल करके, और इधर ही जो संयुक्त राजस्थान है ये संयुक्त राजस्थान बना रहने देना चाहिए। अब क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। अगर पूछा जाता है कि किस व्यक्ति या किस रियासत की ओर से राजस्थान को 3 इकाइयों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया, तो रियासत थी जयपुर और वहाँ के प्रधानमंत्री टी कृष्णाचारी, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। अब आगे आता है कि रियासत विलय विभाग ने एक योजना तैयार की, उसमें उन्होंने कहा बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इन तीनों रियासतों को, गुजरात के अंदर एक क्षेत्र आता है उसका नाम है काठियावाड़, उसके अंदर शामिल करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। क्यों कि ये पाकिस्तान के समांतर होने के कारण यहाँ पर आए दिन आक्रमण होने की संभावना रहेगी। दूसरा, पानी की कमी होने के कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। अगर ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होगा तो इसका सुचारू रूप से विकास हो पाएगा, पर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ये प्रस्ताव भी समाप्त कर दिया गया। अब जयपुर के जो शासक थे मान सिंह द्वितीय, उन्होंने कहा कि मैं संयुक्त राजस्थान के साथ मिलकर व्रत राजस्थान में शामिल होने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इस संघ का राज प्रमुख बनाए तब। उन्होंने ये शर्त रखी, तो यहाँ के अपने विलय विभाग के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको राज प्रमुख बना दिया जाए। पर अब समस्या ये आ गई कि सबसे बड़ी रियासत जो सम्मानीय रियासत थी वो थी उदयपुर। अगर उदयपुर के महाराणा को अगर जयपुर से ऊंचा पद नहीं दिया जाए तो विद्रोह होने की संभावना थी। तो सरदार पटेल ने जयपुर के शासक मान सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया और उदयपुर के जो महाराणा थे उन्हें महाराज प्रमुख का पद दिया, और भारत के अंदर एकमात्र महाराज प्रमुख का जो पद दिया गया मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया। अब यहाँ पर आता है कि चौथे चरण के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर व लावा ठिकाना हमने पढ़ा है कुनाल का लेकर यहाँ पर 4 आ रहे कोड। तो चौथे चरण में लावा ठिकाने को मिलाया गया और नाम हो गया व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान का मूल निर्माण जो माना जाता है वो माना जाता है व्रत राजस्थान के। इस दौरान इसमें 14 रियासत 2 ठिकाने शामिल किए गए, इसी के साथ बनाए व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान बना था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को बनाया गया और इसका उद्घाटन किया सरदार पटेल। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, पीएम
हीरालाल शास्त्री। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़। अब यहां पर उद्घाटन हो गया, पर राजधानी की दावेदार जोधपुर और जयपुर दो रियासतें थी। अब इनके मध्य राजधानी किसे चुना जाए, ये बड़ा विवाद था। तो एक समिति बनाई गई, सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। अगर पूछा जाता है कि व्रत राजस्थान की राजधानी, तो जयपुर, और किसकी सिफारिश पर, तो सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। जयपुर को राजधानी बनाया गया। अब कुछ विभाग थे, उनको सभी रियासतों में बांटा गया। बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया, जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया, और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। कस्टम व खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया। वन व सहकारिता विभाग कोटा को दिया गया। इन विभागों के बंटवारे के बाद व्रत राजस्थान के अंदर 14 रियासत, 2 ठिकाने थे। अब यहां पर हो गया अपने 4 चरण। पहला था मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा था संयुक्त राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर को मिलाकर बना था संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान प्लस जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर प्लस लावा ठिकाना मिलाकर बना व्रत राजस्थान। अब यहां पर क्या होता है कि मत्स्य संघ, भारत सरकार ने मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने का प्रयास किया। उस समय भरतपुर व धौलपुर के शासक चाहते थे कि संस्कृति व भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा या तो ब्रज प्रदेश बना दिया जाए या फिर हमें यूपी में मिला दिया जाए, और अलवर व करौली के शासक राजस्थान में मिलना चाहते थे। अब क्या हुआ कि एक समिति बनाई। समिति का नाम था शंकरदेव समिति। अगर पूछा जाता है कि मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया, तो शंकरदेव समिति। शंकरदेव समिति, इसमें 3 सदस्य थे, R.K. सिद्धवा, प्रभुदयाल व शंकरदेव। इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ जो था इसे राजस्थान में मिलाया गया 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को 5वें चरण का नाम दिया गया संयुक्त व्रत राजस्थान। इसके अंदर अगर पूछा जाता है तो मत्स्य संघ और व्रत राजस्थान दोनों को मिलाकर यहाँ पर 18 रियासत व 3 ठिकाने शामिल थे। ये मिलकर बना संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949 को। अब अगला आता है कि सिरोही स्थानीय लोगों द्वारा मांग की गई। हीरालाल शास्त्री ने कहा कि हम बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान नहीं चला सकते। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, और सरदार पटेल बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा कि आपको गोकुल भाई भट्ट की ज़रूरत है तो गोकुल भाई भट्ट ले जाइए आप। यानी कि गोकुल भाई भट्ट का गांव था हातल गांव। आधा माउंट आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही हमें दे दिया 26 जनवरी 1950 को। और अगर पूछा जाता है कि छठे चरण के अंदर किसे शामिल किया गया, तो आबू व देलवाड़ा छोड़कर सिरोही को शामिल किया गया। छठा चरण
आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही मिलाया गया। ये हो गया अपना छठा चरण। ये मिलाया गया 26 जनवरी 1950 को। इस दिन राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम दिया गया और संघ का नाम था राजस्थान संघ। अगर पूछा जाता है कि संवैधानिक रूप से राजस्थान को राजस्थान नाम कब दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। कौन से चरण में? छठे चरण में। और इस चरण का क्या नाम था? तो राजस्थान संघ। इस दिन प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री दिया गया, मुख्यमंत्री नाम किया गया। अब आता है कि यहाँ पर था अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, और आबू देलवाड़ा। स्थानीय लोगों ने वापस मांग की कि आबू व देलवाड़ा दोनों को राजस्थान में मिलाया जाए। अब 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग समिति स्थापित की गई और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। उसका अध्यक्ष डॉक्टर फैजल अली को बनाया गया। वे उसके साथ 2 व्यक्ति और थे, हृदयनाथ कुंज व के.एम. पन्नीकर। हृदयनाथ कुंज व के.एम. पन्नीकर, इन दोनों को शामिल किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा इनको मिलाकर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण, नाम दिया राजस्थान। 1 नवंबर 1956, 7 चरण, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और इसी के साथ इसे राजस्थान नाम मिला। अब अगला आता है कि मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा लेकर कोटा के अंदर मिलाया गया। वे झालावाड़ से सिरोंज क्षेत्र लेकर वो मध्य प्रदेश को दिया गया। अब रियासतों की स्थिति, आगे हम बात करते हैं रियासतों की स्थिति व एकीकरण के बाद जो घटनाएं हुई थी। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 को यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था, तो मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें हम राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहते हैं। अब हम बात करते हैं हम रियासतों की स्थिति। रियासतों की स्थिति, अगर पूछा जाता है कि एकीकरण में शामिल जितनी भी रियासतें हैं उनमें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़। सबसे नवीन झालावाड़। सबसे बड़ी क्षेत्रफल में जोधपुर। सबसे छोटी शाहपुरा भिलवाड़ा। जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर। सबसे छोटी शाहपुरा। पूछा जाता है कि राजस्थान की रियासतों में सबसे बड़ी जो या सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी मेवाड़ और सबसे नवीन झालावाड़, जिसे 1838 में रियासत का दर्जा दिया गया। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, बड़ी
जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ी जयपुर और सबसे छोटी जनसंख्या में शाहपुरा। अब इसके बाद राजा महाराजाओं का जो प्रीवी पर्स था, प्रीवी पर्स जो था उसे इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 में समाप्त कर दिया गया। और अगला आता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह, उनको राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय द्वारा राज्यपाल पद की शपथ दिलाई गई। यहाँ के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह ने जैसे ही राज्यपाल पद की शपथ ली और यहाँ पर एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया और राजस्थान बी श्रेणी से ए श्रेणी का राज्य बन गया। अब आता है कि जिन रियासतों का एकीकरण हुआ उन रियासतों के शासक कौन थे और वो रियासतें किस वंश से या कौन से वंश की थी। तो बात करें हम सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ के शासक थे भूपाल सिंह। ये गोहिल वंश की थी, सिसोदिया वंश। और फिर आते हैं प्रतापगढ़, यही गोहिल वंश। यहां के शासक रावल महारावल लगाते थे। फिर आता है बांसवाड़ा, ये भी गोहिल वंश की थी और ये भी रावल महारावल यहां के शासक लगाते थे। फिर आता है लक्ष्मण सिंह, सॉरी डूंगरपुर, गोहिल वंश। रावल महारावल, मेवाड़ के शासक गोहिल, रावल महारावल, सॉरी रावल और राणा महाराणा सिसोदिया आदि लगाते थे। और प्रतापगढ़ के शासक रावल महारावल, बांसवाड़ा के रावल वे महारावल लगाते थे, डूंगरपुर के शासक रावल वे महारावल लगाते थे। अब एकीकरण के समय यहाँ के शासक थे, उनका नाम था भूपाल सिंह। अंबिका, प्रतापगढ़ के थे अंबिका और बांसवाड़ा के थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने जब द्वितीय चरण बना था तब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं आज मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। मतलब यह था कि मेरे अधिकार मैं खुद अपने हाथों से खो रहा हूं। और डूंगरपुर के शासक थे, उनका नाम था लक्ष्मण। अब आगे बात आती है कि भरतपुर, भरतपुर रियासत जो थी यहां जाट रियासत थी और यहां के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर जाट रियासत उदयपान सिंह। फिर आता है करौली, यादव रियासत, गणेश पाल। फिर आता है अलवर, कछावा वंश, शासक थे तेज सिंह। टोंक मुस्लिम रियासत, अजीज उद्दौला। यहाँ के शासक थे राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसे नवाब की नगरी या नवाब का शहर कहा जाता है। अब अगला आता है शाहपुरा, सुदर्शन देव, शासक थे सुदर्शन और यह भी गोहिल वंश की एक शाखा थी, गोहिल वंश।
अब आता है अगला जयपुर, कछावा, मानसिंह द्वितीय, जोधपुर, राठौड़ वंश, हनुमंत सिंह, किशनगढ़, राठौड़, सुमेर सिंह, फिर आता है सिरोही, अभय सिंह, ये देवड़ा चौहान, फिर आता है जैसलमेर, यदुवंशी बाटी, रघुनाथ सिंह, फिर आता है बीकानेर, राठौड़ वंश, शार्दुल सिंह, अपने सामने 19 रियासत, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश हमने एकीकरण में शामिल किया। 19 रियासतों के जितने भी शासक वंश उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया। मेवाड़, भूपाल सिंह और सिसोदिया वंश, गोहिल वंश, जो राणा महाराणा आदि लगाते थे। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं जिन्हें एकीकरण के समय जिले का दर्जा दिया गया, या एक रियासत से 2, 3, 4 जिले बनाए गए, या कौन सी रियासत को उस समय जिला नहीं बनाया गया, बाद में बनाया गया, या अभी तक वो कौन कौन सी रियासतें हैं जिन्हें जिले का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ जो रियासत है, इससे भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर 3 जिले बनाए गए। बाद में उदयपुर से अलग करके राजसमंद को एक जिले का दर्जा दिया गया। तो एकीकरण के समय 3 जिले बनाए गए और बाद में 1 जिला, यानी कुल 4 जिले हो गए। अब आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो था, इसे उस समय जिले का दर्जा प्राप्त नहीं था। प्रतापगढ़ को चित्तौड़ जिले के अंदर शामिल किया गया। फिर बाद में 2008 के अंदर राजस्थान के 33वें जिले के रूप में इसे मान्यता दी गई और चित्तौड़ से प्रतापगढ़, छोटी सादरी, अरनौद और अपने पिपलखुट, बांसवाड़ा से लिया गया। दरियाबाद, उदयपुर से लेकर 33वें जिले के रूप में इसे मान्यता दी गई। बांसवाड़ा, इसे उस समय जिला बनाया गया। डूंगरपुर को भी उस समय जिला बनाया गया। भरतपुर को उस समय जिला बनाया गया और धौलपुर रियासत को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। फिर 27वें जिले के रूप में धौलपुर को जिले की मान्यता दी गई। उसके बाद आता है करौली। करौली जो रियासत थी, इसे जिले की मान्यता नहीं देकर सवाई माधोपुर के अंदर शामिल करके एक सवाई माधोपुर जिला बनाया गया। फिर बाद में इसे उससे अलग करके करौली जिले को जिले की मान्यता दी गई, पर एकीकरण के समय इसे जिले की मान्यता नहीं मिली थी और एकीकरण के समय अलवर को जिले की मान्यता दी गई। अब उसके बाद में आता है टोंक। टोंक को भी एकीकरण के समय जिले की मान्यता दी गई और शाहपुरा को एकीकरण के समय जिले की मान्यता नहीं देकर भीलवाड़ा जिले के अंदर शामिल किया गया और वर्तमान में भी ये जिला नहीं है। अभी वर्तमान में ये भीलवाड़ा के अंदर शामिल है। फिर बाद में आता है जयपुर। जयपुर से झुंझुनू, सीकर और